आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, वो है ग्रेविटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे क्या होता है, कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है। जो हम लोग ने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन में, अगर मान लीजिए एक बॉडी ऊपर की ओर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो ग्रेविटेशन के जो हमारे पास लॉज है वो कैसे फॉलो होंगे, मतलब किस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी सी बातें हमको ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़नी होती हैं। इसके बाद केप्लर्स के कुछ लॉ पढ़ेंगे प्लैनेटरी मोशन के, कि प्लैनेट जो रिवॉल्व करते हैं वो किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, कुछ लॉज हैं जो वो फॉलो करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग को ग्रेविटेशन में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर और देखते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास हैं जो हमको आज कवर अप करने हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है ग्रेविटेशन चैप्टर में वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है उसका नाम? उसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहां पे आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि ये ऐसा लॉ है जो पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी लग सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि ये जो लॉ है सिर्फ अर्थ पे लगेगा, या ये जो लॉ बताने जा रहे हैं सिर्फ मून पे लगेगा। ये पूरे यूनिवर्स में कहीं भी लग सकता है। ये एक यूनिक पीस है, ठीक है। ये एक ऐसा लॉ है जो हर जगह अप्लाई हो सकता है, और इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो देखिए ये क्या कहता है, बहुत सिंपल सी बात कहता है कि मान लीजिए कोई दो बॉडीज हैं। एक बॉडी है जिसका मास है m1 और दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2। मान लीजिए कोई भी दो बॉडीज है, कैसी भी दो बॉडीज हो सकती हैं, एक बड़ी है, छोटी है, ठीक है, बराबर की हैं, या दोनों ही बड़ी हैं, कोई भी उससे मतलब हमको नहीं है। कैसी भी दो बॉडीज हैं और दोनों बॉडीज का मास क्या है? एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2। दोनों के बीच की जो सेंटर डिस्टेंस है, दोनों के जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, उसको हम मान लेते हैं दैट इज r। वो क्या है? वो r है। r इज नॉट द रेडियस ऑफ बॉडी। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं जब r बताया जाता है, तो r से तुम उनको सिर्फ एक ही बात याद आती है कि r इज रेडियस। यहाँ पे r रेडियस नहीं है। r क्या है? r इज द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। दो बॉडीज के बीच की सेंटर डिस्टेंस है। अब देखिए हमको क्या क्या चीजें समझनी है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि हर बॉडी, यूनिवर्स में अगर कोई भी बॉडी है, वो दूसरी बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, अपने तरफ खींचती है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर बॉडी, ठीक है। और किससे अट्रैक्ट करेगी? तो उसके पास एक फोर्स है, उसी से तो अट्रैक्ट करेगी। तो अट्रैक्ट्स विद अ फोर्स। तो उस फोर्स की जो चीजें हैं उसके बारे में यहाँ पे हमको पढ़ना है कि वो जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो पहली बात हमने क्या समझी? पहली बात हमने ये समझी कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, चाहे ये वाली बॉडी हो, चाहे ये वाली बॉडी हो, चाहे कोई बॉडी हो, वो क्या करेगी? हमेशा दूसरी बॉडी को क्या करेगी? अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। और जिस फोर्स से खींचती है, जैसे ये बॉडी है इस फोर्स से खींचेगी, ये बॉडी है इस फोर्स से खींचेगी, जिस भी फोर्स से खींचेगी वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? प्रोडक्ट ऑफ बोथ दी मासेस। मतलब m1 इंटू m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए बॉडी बड़ी थी, ठीक है, m1 का मास बहुत ज्यादा था, तो जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जिस फोर्स से ये बॉडी दूसरे बॉडी को खींच रही होगी, वो भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लीजिए m2 ज्यादा है, मान लीजिए ये बॉडी का मास ज्यादा है, तो भी जो फोर्स लग रहा था दोनों बॉडीज के बीच में, जो खींचने का फोर्स लग रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा था, वो फिर से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ देयर मासेस। बोथ दी बॉडीज, जो दोनों बॉडीज के मासेस हैं, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज क्या बताई इन्होंने? दूसरी चीज बताई गई जो फोर्स लग रहा था दोनों के बॉडीज के बीच में, ठीक है, जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, जिस फोर्स से दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, वो फोर्स अगर बॉडीज पास में है, बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कम है, तो वो फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब अगर डिस्टेंस को कम कर दिया गया, बॉडी बिल्कुल पास पास ले आए, तो अट्रैक्टिव फोर्स बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस को अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, यही समझ के चलिए अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया गया, तो जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों बॉडीज के बीच में, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए सेंटर डिस्टेंस है,
तो इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिर्फ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, स्क्वायर ऑफ सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन? फोर्स। तो हमको यहां से पता चलता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम। आप लोग देख सकते हैं सेंटर डिस्टेंस के स्क्वायर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है।